Hello, once again, good afternoon, all of you. In the OBG portion, in the previous class, we completed with the neonatal disorder that is having the birth asphyxia. ठीक है. The next, in the same, the neonatal care के अंदर हम discussion करेंगे about the birth injuries. ठीक है. तो neonatal जो newborn baby होता है, तो उसका बर्थ होने के बाद में एट द टाइम ऑफ द बर्थ उसके अंदर किस किस टाइप का जो इंजरीज वगैरह होती है, ठीक है. तो वो इंजरीज किस किस टाइप की रहेगी, तो उससे रिलेटेड जो बर्थ इंजरीज होती है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. As the introduction phase regarding the birth injuries, these are the avoidable and the unavoidable, the mechanical, the hypoxic or the ischemic injury, and the adverse events that affecting the infants during the labor or a time of the delivery. ठीक है. मीन्स the birth injuries हो इस टाइप का एक टाइप का जो इंजरीज होती है, ठीक है, वो अवॉइड भी की जा सकती है और अनअवॉइड भी की जा सकती है. ठीक है. मतलब उसको वापस हम मैनेज भी कर सकते हैं और मैनेज कुछ ऐसा इवेंट्स होता है जिनको हम मैनेज नहीं भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे जो इवेंट्स रहेंगे जो अवॉइडेबल, मतलब उससे हमको मैनेज कर भी सकते हैं और उनको मैनेज नहीं भी कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल इट मीन्स रहेगा कि जो मशीन जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब जो मशीनरी जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो उनकी वजह से जो इंजरी होती है वो मैकेनिकल इंजरी कहलाती है. ठीक है. इसके अलावा हाइपोक्सिक और द इस्केमिक एग्जिट, तो इस्केमिक जो इंजरी होगी इसका मतलब जो हाइपोक्सिया का मतलब जो ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर कम हो जाएगा, तो उसके अंदर जो टिश्यू होगा वो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से वो उसके अंदर इंजरी हो जाती है. ठीक है. एंड द एडवर्स इवेंट्स दैट अफेक्टिंग द इन्फेंट्स, ठीक है, और ऐसे जो एडवर्स जो इवेंट्स होते हैं जो इनडायरेक्टली जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको अफेक्ट पड़ता है. ठीक है. अब वो अफेक्ट कब पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ द लेबर और द डिलीवरी. ठीक है. मतलब जो प्रेगनेंसी की जो टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद में जो बेबी होगा वो इंट्रा यूटेराइन से जो एक्स्ट्रा यूटेराइन के अंदर लाइफ के अंदर जो आने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो लेबर या फिर जो डिलीवरी होने के बाद में वो टाइम पीरियड होगा, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो कोई भी टाइप का ऐसी कोई अवॉइड किए जाने वाले या फिर जो अनअवॉइडेबल जो कंडीशंस होती है या फिर कोई मैकेनिकल कोई इंजरी वगैरह होती है या फिर जो ऑक्सीजन की कमी से या फिर जो टिश्यू का डैमेज होने की वजह से, तो ये सब जो सारी इंजरीज होती है तो उनको हम बर्थ इंजरीज के नाम से जाना जाता है. ठीक है. ओके, तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द बर्थ इंजरीज. ठीक है. उसके बाद में रहेगा कि बर्थ इंजरीज के क्या क्या कॉजेस रह सकते हैं. ठीक है. तो बर्थ इंजरीज होने का क्या क्या उसके अंदर रीजन हो सकता है. ठीक है. तो हियर आर द फॉलोइंग रीजंस व्हिच मे अराइज द बर्थ इंजरीज. ठीक है. मतलब बर्थ इंजरीज होने का ये जो कॉजेस उसके अंदर हो सकते हैं. ठीक है. इसके अंदर रहेगा द मैक्रोसोमिया. ठीक है. मैक्रोसोमिया का मतलब रहेगा कि जो बेबी है, ठीक है, जो उसको डिलीवरी के टाइम के अंदर उस बेबी का साइज यदि बहुत ही बड़ा है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वगैरह, तो उस चिल्ड्रंस के अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो उसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा, पर वो वापस डिलीवरी होने के लिए जो पेल्विक वाला जो एरिया होगा उसका रास्ता यदि कम होगा, तो रास्ता कम होगा तो वो उसको बहुत ही ज्यादा बड़ी मुश्किल से वो वापस डिलीवरी हो पाएगी. ठीक है. तो उसकी वजह से भी बर्थ के टाइम के अंदर इंजरी उसके अंदर होने का चांस होता है. ठीक है. प्री मैच्योरिटी. ठीक है. प्री मैच्योरिटी का मतलब होता है कि उस जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके जो टिश्यू होते हैं, उसके जो बॉडी जो पार्ट्स होता है वो बहुत ही इमेच्योर, मतलब जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो वो उसके अंदर इजीली उसके अंदर इंजरी उसके अंदर हो जाती है. और वो बहुत ही सेंसिटिव टाइप की उसके अंदर बॉडी होती है, तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कैपेबिलिटी उसके अंदर रहती है कि वो उसके अंदर बर्थ इंजरी हो. ठीक है. देन नेक्स्ट सिफालो डिस्प्रोपोर्शन. ठीक है. सिफालो डिस्प्रोपोर्शन का मतलब ये होगा कि जो बेबी का जो सिर होता है वो पेल्विक के जो कैपेसिटी, मतलब उसकी जो कंपैरिजन के अंदर जो पेल्विक जहां से जो डिलीवरी होने वाली है, नॉर्मल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी, तो उसके अंदर जो बेबी का जो सिर होगा वो बड़ा होगा, बट उसके अंदर जो जाने का जो रास्ता होगा वो उसके अंदर उसके जो सिर की तुलना के अंदर उसका जो रास्ता होगा वो बहुत ही कम रहेगा. ठीक है. तो सिफालो का मतलब रहेगा हेड और डिस्प्रोपोर्शन का मतलब होगा कि उनका
कॉम्बिनेशन होगा वो एक वे के अंदर सही तरीके से नहीं रहेगा, या तो सिर बड़ा होगा, ठीक है, तो वो उसके अंदर इजीली उसके अंदर पास आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। Then next one the short maternal height, ठीक है, तो मैटरनल जो मदर की जो हाइट रहेगी वो उसके अंदर शॉर्ट रहेगी, तो उसके अंदर जो pelvic का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी उसके अंदर सही तरीके से नहीं होगा, तो उसके अंदर भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक या पेनफुल जो प्रेगनेंसी का टाइम उसके अंदर रह सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट डिस्टोकिया, ठीक है, तो डिस्टोकिया मतलब होगा कि वो पेनफुल जो लेबर होता है या फिर जो डिफिकल्टी होती है जो लेबर वाले प्रोसेस के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर भी बर्थ इंजरीज होने का चांस उसके अंदर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोलॉन्ग लेबर, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब होगा कि ऐसा जो कंडीशंस रहेगी जिसके अंदर जो डिलीवरी होने का जो समय होगा वो नॉर्मल से ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो नॉर्मल से ज्यादा उसके अंदर लगेगा, तो इसके अंदर ऐसा होता है कि लंबे समय तक जो लेबर का टाइम पीरियड चलने का उसके अंदर रीजन और उसकी वजह से बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि जब लेबर हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि जो प्लेसेंटा वगैरह जो सर्कुलेशन वगैरह होता है तब वो मदर के यूट्रस से वो निकल जाता है, उसके अंदर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, पर वो लंबे समय तक यदि रहेगा तो बच्चे के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल सर्कुलेशन होगा वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कमी उसके अंदर हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा तो उसके अंदर बर्थ के टाइम से ही उसके अंदर इंजरी होगी वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब होगा कि जो नॉर्मली जो बेबी होता है न्यू बॉर्न टाइम के अंदर, तो बॉर्न के टाइम के अंदर उसके अंदर जो सील वाला पोर्शन होता है वो सबसे पहले वेजिना से बाहर आता है, ठीक है, बट कभी कभी इस बच्चे के अंदर जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम अराइज होती है जिसके अंदर होता है कि पहले हाथ बाहर आ जाता है, कभी पांव बाहर आ जाता है, ठीक है, कभी कंधा बाहर आ जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा होता है कि उसके अंदर जो पार्ट बाहर आएगा तो उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड जो बहुत ही बड़ी मुश्किल वाली जो डिफिकल्टी वाली जो डिलीवरी होगी वो उसके अंदर हो सकती है, और उसी के टाइम के अंदर यदि कोई स्टाफ होगा वो यदि अनट्रेन्ड होगा उसको रिसीव करने के अंदर, तो उस बच्चे के अंदर वो इंजरी वगैरह उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट रैपिड डिस्टेंडिंग आउट, ठीक है, और उसके अंदर रैपिडली डिस्टेंडिंग आउट का मतलब होगा कि जो बेबी होगा वो यूट्रस से बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ में नीचे की तरफ आएगा, तो वहां पे उसको जल्दी से आगे टकराएगा, तो टकराने की वजह से भी उसके अंदर इंजरी वगैरह वो उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अलावा आएगा ओलिगोहाइड्रोएम्ब्रियोस, ठीक है, ओलिगोहाइड्रोएम्ब्रियोस का मतलब होगा कि उसके यूट्रस के अंदर बेबी यदि होगा तो उसके अंदर यदि फ्लूइड होता है, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह होता है तो वो उसके अंदर इंजरी होने से उसको बचाता है, तो फ्लूइड होता है वो उसके अंदर डायरेक्टली उस बच्चे के ऊपर चोट लगने से उसको बचाता है, ठीक है, बट यदि ओलिगोहाइड्रोएम्ब्रियोस का मतलब यदि उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होगा तो बाहर की तरफ से कोई इंजरी लग सकती है, और उसी के टाइम के अंदर बेबी डिलीवरी होगा तो उसके अंदर वो बर्थ के टाइम से इंजरी उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। ओके, तो दीज आर द causative factors which may arise the birth injuries, the birth injuries होने का ये सब जो कंडीशन इसके अंदर अराइज होगी जिसकी वजह से बर्थ इंजरीज ये सब की उसके अंदर हो सकती है। The next one we discussing about the birth injuries, the birth injuries के अंदर जो हेड के अंदर जो बर्थ इंजरीज रहती है, ठीक है, मतलब जो जब भी जो डिलीवरी या फिर जो लेबर का टाइम पीरियड होता है तो बेबी होता है वो यूट्रस से वो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर जो आने वाला होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस के अंदर जो सील वाला जो पार्ट होता है वो सबसे पहले प्रेजेंटिंग पार्ट नॉर्मली उसके अंदर रहता है, ठीक है, बट इसके अलावा जो अदर कोई पार्ट्स वगैरह आता है तो उसकी वजह से भी बर्थ इंजरीज हो सकती है, ठीक है, बट उसके अंदर जो नॉर्मल क्राइटेरिया है जब वो सील वाला जो पार्ट होता है वो इसके अंदर यदि प्रेजेंटिंग पार्ट होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी जो इंजरीज हो सकती है, तो उसके अंदर जो वन ऑफ देम जो बर्थ इंजरीज रहेगी एज कैपुट सक्सिडेनियम, ठीक है, तो कैपुट सक्सिडेनियम वाली जो कंडीशंस रहेगी वो एक टाइप की बर्थ इंजरीज होती है एट द हेड, ठीक है, मतलब जो सील वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर जो ये बर्थ इंजरीज रहेगी उसको कैपुट सक्सिडेनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। The bruising and the edema of the presenting part at the skull bone, ठीक है,
मतलब जो ब्रूशिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, मतलब या तो जो स्कल बोन होते हैं वहां पर उसका जो फ्रिक्शन होने के बाद उसके अंदर जो ब्लीडिंग उसके अंदर अराइज हो जाएगी, मतलब उसके अंदर जो घर्षण होगा, मतलब उसके अंदर घिसने की वजह से उसके अंदर जो ब्लीडिंग अराइज होगी, या फिर इसके अलावा जो एडिमा, ठीक है, मतलब उसके अंदर एडिमा मतलब उसके अंदर स्वेलिंग उसके अंदर अराइज रहेगी, ठीक है। तो या तो फिर उसके अंदर जो घर्षण होने की वजह से जो ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है, घिसने की वजह से, या फिर उसके अंदर एडिमा ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एट द स्कल बोन, ठीक है, मतलब जो स्कल वाला जो पार्ट होता है वो यदि प्रेजेंटिंग मतलब जो पैल्विक के अंदर बाहर निकलने के लिए जो आएगा, तो उस पार्ट के ऊपर यदि कोई चोट लगने की वजह से या तो फिर वो जल्दी से टकराएगा तो उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, या फिर उसके अंदर जो ब्रूशिंग का मतलब होता है कि घिसने की वजह से उसके अंदर लाल जो निशान पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन दिखेगी एट द स्कल बोन, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कैपोट सक्सिडेंटम, ठीक है, रिजल्टिंग इन द एक्यूमुलेशन ऑफ द सीरस फ्लूइड, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो टिश्यू का जो ब्रेन के अंदर सीर वाले पोर्शन के अंदर जो टिश्यू होगा, तो उसके अंदर जो टिश्यू का जो फ्लूइड होगा वो उसके अंदर स्कल के वहां पे उसके अंदर एक्यूमुलेटेड हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्लूइड रहेगा वो कहां पे रहेगा, द सीरस फ्लूइड अराउंड द स्कल एंड इट कैन क्रॉस द सुचर लाइन, ठीक है, वो स्कल वाले एरिया के अंदर रहेगा, बट वो स्काल्प वाला मतलब सीन के ऊपर जो स्किन वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर वो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इट रिमेन लॉन्ग लास्टिंग एट द 72 आवर्स, ठीक है, ये ओनली फॉर जो 3 दिन के लिए उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, मतलब उसके अंदर चोट लगने के बाद में उसका बर्थ हो जाएगा, तो बर्थ के टाइम से उसके अंदर यदि हम नोटिफाई करेंगे, ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी होगा तो वो जो स्कल वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, तो स्कल वाला पार्ट वो इसके अंदर नॉर्मली इस वे के अंदर रहता है, ठीक है, तो बेबी के अंदर जो स्कल वाला जो पार्ट रहेगा इसके अंदर जो ये इस वे के अंदर जो एक एडिमा वाला जो कंडीशन रहेगा, मतलब ये वाला पार्ट होगा वो उसके अंदर बड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तो इसके अंदर जो सीरस फ्लूइड होगा वो उसके अंदर भरा हुआ रहेगा, यहाँ पर उसके अंदर रेडनेस वगैरह भी इसके अंदर रह सकती है, ब्रूशिंग की वजह से उसके अंदर रेडनेस, या फिर उसके अंदर जो सीरस फ्लूइड होगा, सीरस फ्लूइड के एक्यूमुलेशन होने की वजह से उसके अंदर जो एडिमा होता है वो एडिमा होगा वो भी उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। एंड इट रिमेन लॉन्ग लास्टिंग द 72 आवर्स, ठीक है, ये लंबे समय तक ओनली फॉर जो 3 दिन के लिए उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। As it may due to the prolonged delivery time, मतलब जो लंबे समय तक का जो डिलीवरी का टाइम रहेगा, ठीक है, मतलब इस पैल्विक वाले एरिया के अंदर ये पैल्विक वाला जो पार्ट रहेगा, तो इस पैल्विक वाले पार्ट के अंदर यदि जो बेबी का जो सिर आता है, ठीक है, तो बेबी का जो सिर रहेगा वो लंबे समय तक इस पैल्विक वाले एरिया के अंदर रहेगा, तो पैल्विक वाले एरिया के अंदर रहेगा तो उसके अंदर ज्यादा उसको घर्षण होगा, मतलब उसके अंदर फ्रिक्शन होगा बोन के बीच के अंदर, तो उसकी वजह से घिसने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर जो फ्लूइड के अंदर ज्यादा उसको चोट लगेगी तो उसकी वजह से भी उसके अंदर ये एडिमा उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वेंटोस डिलीवरी, ठीक है, वेंटोस डिलीवरी का मतलब ऐसा होता है कि एक जो वेंटोस नाम का जो एक आर्टिकल होता है, ठीक है, मतलब जो बेबी का जो सीर होता है वो सीर को खींचने के लिए इस टाइप का जो एक आर्टिकल आपने देखा होगा डिलीवरी के टाइम के अंदर यूज में लेते हैं, ऐसा जो एक खींचने वाला होता है, जो बेबी का जो सीर होता है उसको खींचने के लिए एक जो ये वेंटोस नाम का जो आर्टिकल होता है वो इसके अंदर यूज में लेते हैं, ठीक है। तो वो प्रेशर के साथ में यदि बेबी का जो सीर को खींचा जाता है तो इस सीर वाले पोर्शन के अंदर प्रेशर लगने की वजह से, इस प्रेशर की वजह से उसके अंदर ये एनलार्जमेंट होगा, उसके अंदर एडिमा होगा, वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। Then next मोर एब्डोमिनल प्रेशर रैपिडली, ठीक है, या फिर इसके अलावा ऐसा होगा कि जब वो बेबी यूट्रस के अंदर होगा तो यूट्रस से यहाँ पर ज्यादा प्रेशर लगेगा जल्दी से, तो ज्यादा प्रेशर लगेगा तो उसके अंदर नीचे की तरफ जाएगा, तो इसकी वजह से पैल्विक के ऊपर जल्दी से उसको चोट लग सकती है, ज्यादा जो बहुत ही जल्दी से आएगा तो उसके पैल्विक वाले एरिया के अंदर वो उसके अंदर चोट लग सकती है और उसकी वजह से भी उसके अंदर एडिमा हो सकता है, ठीक है। Then next, no need any additional treatment, it resolves spontaneously, ठीक है। और इस जो कैपोट सक्सिडेंटम वाला जिसके अंदर ओनली फॉर जो सीरस फ्लूइड
होता है, टिश्यू का फ्लूइड होता है, वो ही उसके अंदर एक्यूमुलेशन होता है, तो उसके अंदर ओनली फॉर जो एडिशनल मतलब जो एक्स्ट्रा कुछ ट्रीटमेंट का उसके अंदर जरूरत नहीं होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बर्थ के 3 दिन बाद दिन भाई यहाँ पे देखा कि ये रिमेन लॉन्ग लास्टिंग फॉर द 72 आवर्स, ठीक है, तो ये 3 दिन के अंदर उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, अपने आप में वो उसके अंदर सही हो जाता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा हमको ट्रीटमेंट देने का उसके अंदर जरूरत नहीं होता, ठीक है, तो ये रहेगा बर्थ इंजरी रिलेटेड टू द हेड वाला पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हमें हेडिंग रहेगा द कैपुट सक्सीडेनियम। The next, the another birth injury is related to the head, ठीक है, तो हेड से रिलेटेड तो दूसरा जो बर्थ इंजरीज रहेगा हेडिंग द सिफेल हेमाटोमा, ठीक है, तो सिफेल हेमाटोमा का मतलब जो वर्ड सिफेल का मतलब होगा कि हेड वाला पार्ट है, ठीक है, और हेमाटोमा का मतलब होगा कि उसके अंदर जो ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसको कंडीशन को हम हेमाटोमा बोलते हैं, ठीक है, तो ब्लूशिंग एंड द एडिमा ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है, मतलब इसके अंदर भी जो प्रेजेंटिंग पार्ट जो हेड वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, मतलब ये जो स्कल का जो पार्ट रहेगा हेड वाला जो पार्ट, तो बेबी का जो ये हेड वाला जो पार्ट होगा, तो इसके अंदर भी जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा उसके अंदर जो ब्लूशिंग मतलब उसके अंदर रेडनेस दिखेगी और उसके अंदर स्क्रैचेस लगेगा और उसके अंदर भी जो एडिमा उसके अंदर हेड वाले पार्ट के अंदर एडिमा होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, बट एज ड्यू टू द डैमेज ऑफ द एमिसरी वेन्स ऑफ द स्कल, ठीक है, मतलब ये जो स्कल वाला जो पार्ट होता है, तो ये स्कल बोन होती है, तो इस बोन के आसपास के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, तो इस ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा प्रेशर होगा, उस प्रेशर के अंदर जो ज्यादा उसके अंदर डैमेज उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है, तो डैमेज होने की वजह से उसके अंदर यदि ब्लीडिंग होगी और वो उस ब्लीडिंग होगी उसकी वजह से यदि जो एडिमा होता है, ठीक है, तो इसके अंदर एडिमा होगा तो बट इसके अंदर जो एक्यूमुलेशन होने वाला जो पार्ट होगा वो उसके अंदर ब्लड होगा, ठीक है। इससे पहले जो हमने जो कंडीशन पढ़ी थी द कैपुट सक्सीडेनियम, इसके अंदर जो ब्लूशिंग एंड द एडिमा वाली कंडीशन होती है, पर उसके अंदर जो एडिमा के अंदर होने का रीजन उसके अंदर जो सीरियस फ्लूइड होता है जो टिश्यू के अंदर होता है वो उसके अंदर ट्रांसफर होता है, वो उसके अंदर एक्यूमुलेट होता है, और ये जो बालों के अंदर जो स्किन होती है वो उस जगह के ऊपर वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट ये जो सिफेल हेमाटोमा होगा वो बोन के ऊपर जो कवरिंग होती है पेरिओस्टियम जो बोन वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जो ओनली फॉर जो ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, तो ब्लड के एक्यूमुलेशन होने का जो रीजन होगा उस कंडीशन को हम सिफेल हेमाटोमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ये भी एक टाइप का जो बर्थ इंजरीज होती है जो वो बेबी के सिर के ऊपर उसके अंदर होती है, ठीक है। इट नॉट क्रॉस द फ्यूचर लाइन रिमेनिंग लॉन्ग लास्टिंग फॉर द 6 वीक, ठीक है, और ये जो स्कल वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर जो पेरिओस्टियम होता है उसके अंदर ही उसके प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये जो सूचर लाइंस होती है मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी के जो सूचर जो ओपन होते हैं तो उस सूचर लाइन को मतलब जो स्काल्प जो बालों की ये जो लेयर होती है स्किन की लेयर होती है तो उस स्किन की लेयर को उसके अंदर क्रॉस नहीं कर पाता, ओनली फॉर जो बोन वाला जो पार्ट होता है उस बोन वाले पार्ट तक ही उसके अंदर लिमिटेड उसके अंदर रहती है, ठीक है, एंड इट रिमेन लॉन्ग लास्टिंग फॉर द 6 वीक, ठीक है, और ये 6 वीक तक उसके अंदर प्रेजेंट रह सकती है, ठीक है, मतलब सिफेल हेमाटोमा वाली कंडीशन होगी वो उसके अंदर बर्थ होने के बाद में 6 वीक तक मतलब जो 1.5 महीने तक उसके अंदर प्रेजेंट रह सकती है, ठीक है। It may arise due to the metal mentos and the delivery instrumental injury and the rapid pressure with the dystocia, ठीक है, मतलब इस कंडीशन के अंदर ये होने का रीजन ऐसा रहेगा कि इसके अंदर जो वेंटोस डिलीवरी मतलब जो बेबी का जो सीर जो डिलीवरी होने के बाद में बाहर आ जाने के बाद में उसको प्रेशर के साथ में खींचने के लिए जो आर्टिकल यूज के अंदर लिया जाता है उसको हम वेंटोस बोलते हैं, ठीक है, तो उस वेंटोस होगा वो नॉर्मली रबर का जो सिलिकॉन जो रबर होता है उसका प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है, बट कभी कभी अभी तो मॉडर्न टाइम के अंदर जो स्टील के बने हुए वो भी वेंटोस उसके अंदर होते हैं, ठीक है, तो यदि जो कोई पर्सन या जो हेल्थ पर्सन होगा नर्सिंग स्टाफ होगा वो यदि अच्छी तरीके से यदि केयरलेस
काम तरीके से करेगा तो उसके अंदर सिर का उसके अंदर चोट लग सकता है, और चोट लगने की वजह से उसके अंदर ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है बेबी का, ठीक है। तो उसकी वजह से भी उसके अंदर ये सिफेल हेमाटोमा वाली कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल इंजरी, जो इसके अलावा अदर जो फोर्सेस वगैरह होती है, अदर जो कॉर्ड कटिंग जो होती है, ठीक है, तो इन सब की वजह से भी उसके अंदर इंजरी होने का चांस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रैपिड रिप्रेशन विद द डिस्ट्रोफिया, ठीक है, मतलब जो उसके अंदर जो पेल्विक वाला जो एरिया होगा वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया और उसके अंदर ज्यादा जल्दी से प्रेशर लगेगा, तो एक जो जाने का रास्ता है वो सिकुड़ा हुआ है और ऊपर से प्रेशर है वो भी स्पीड के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर ज्यादा से दम करके उसके अंदर चोट लगेगी और उसकी वजह से उसके अंदर ब्लड वेसल्स होगी वो उसके अंदर डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके अंदर ब्लीडिंग का चांस होगा, और ब्लीडिंग का चांस होगा तो उसके अंदर सिफेल हेमाटोमा वाली कंडीशन होगी वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। The next, need the reconstructive surgery if not recover spontaneously, मतलब इसके अंदर वापस हमको कॉस्मेटिक जो सर्जरी मतलब रिकंस्ट्रक्ट मतलब वापस उसको नॉर्मल करने की जो सर्जरी होगी वो उसके अंदर रिकंस्ट्रक्टिव जो सर्जरी वो उसके अंदर एप्लीकेबल की जाएगी यदि वो 6 वीक के बाद में, मतलब नॉर्मली इसके अंदर ऐसा होता है कि वो 6 वीक के बाद में ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। बट यदि जो 6 वीक के बाद में यदि वो रिजॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है, तो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा तो उसके अंदर हमको सर्जरी करने का जरूरत रहता है, ठीक है। यदि 6 वीक के अंदर वापस वो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसके अंदर हमको सर्जरी करने का जरूरत नहीं रहता, ठीक है। तो ये रहेगा द सेकंड बर्थ इंजरी एट द हेड वाले पोर्शन के अंदर रहेगा द सिफेल हेमाटोमा। द नेक्स्ट जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन द बर्थ इंजरी के बाद में रहेगा कि उस हेड के ऊपर जो बर्थ इंजरीज होती है तो उसका कंफर्मेशन होगा वो उसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली तो वो ऐसे जो बर्थ इंजरीज होगी वो उसके अंदर हमको फिजिकली उसको इंस्पेक्शन मतलब उसको देखने के बाद में हम उसको हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एलिवेटर होगा वो उसके अंदर सिर के ऊपर रहेगा तो हमको पता लग सकता है, ठीक है। बट इसके अंदर वो कौन सी कंडीशन है तो उसका कंफर्मेशन करने के लिए हिस्ट्री कलेक्शन हम लेंगे कि उसके अंदर ये इंजरी उसके अंदर कैसा हुआ, ठीक है। तो वो कोई स्टाफ वगैरह बताएगा कि इसके द्वारा गलती होने की वजह से इंस्ट्रूमेंटल से इसको इंजरी हो गई, या फिर जो बहुत यूट्राइस कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, ऑक्सीटोसिन का जो लेवल जो दवाई थी उसका पॉइजनिंग उसके अंदर हो गया, ठीक है। तो ये सब जो कंडीशंस वगैरह रहेगी तो उसकी वजह से भी हमको हिस्ट्री मिलेगी तो हम उसके अंदर इंडिकेट कर सकते हैं कि इसके अंदर ये बर्थ इंजरी होने का रीजन इसके अंदर क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब उसको फिजिकल एग्जामिनेशन हमको सिर वाला पोर्शन होगा उसके अंदर एग्जामिनेशन करेंगे कि इसके अंदर कौन से एरिया के अंदर यदि बालों के अंदर स्काल्प वाला एरिया के अंदर रहेगा तो वो सिफेल जो सक्सीडेनम वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा यदि रेडनेस हमको दिख रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर हमको हेमाटोमा वाली कंडीशन जो उसके अंदर नोटिफाई हम उसके अंदर पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रहेगा स्कल रेडियोग्राफी, ठीक है, मतलब जो स्कल रेडियोग्राफी मतलब सिर वाले पोर्शन का जो इमेजेस हम देखेंगे न्यूबॉर्न बेबी का जो स्कल की जो इमेजेस होगी वो उसके अंदर सीटी स्कैन एमआरआई या फिर एक्सरे के ऊपर हम देखेंगे तो उसके अंदर कौन से एरिया के फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है, ठीक है। यदि स्कैल्प मतलब जो ये लेयर होती है स्कल के ऊपर तो वहां तक यदि फ्लूइड आया हुआ है तो वो कैपोड सक्सीडेनम वाली कंडीशन होगी, ठीक है। बट यदि फ्लूइड वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर चुका है, ओनली फॉर जो स्कल वाली जो पेरिओस्टियम लेयर है वहां तक ही स्टेबल है, ठीक है, तो वो कैपोड जो हेमाटोमा वाली कंडीशन उसके अंदर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इस कंडीशन का जो मैनेजमेंट होगा कि ये दोनों कंडीशन होती है वो स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है वो इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं किया जाता, ठीक है। बट इसके अलावा उसका जो इस कंडीशन का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है वो उसके अंदर नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो शॉक वाली कंडीशन या फिर जो डिहाइड्रेशन होगा वो उसके अंदर नोटिस किया जाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन इसके अंदर रहेगा तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से उसके अंदर ज्यादा फ्लूइड लॉस होगा और उसके अंदर शॉक वाली कंडीशन होगी वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है।
ठीक है। देन नेक्स्ट यदि ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा तो ब्लड का कमी उस ब्रेन वाले पार्ट के अंदर हो सकता है और अनीमिया वाली कंडीशन हो सकती है, या फिर जो ब्रेन का जो टिश्यू होता है उसके अंदर डैमेज होने का चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जॉन्डिस वाली कंडीशन जो आरबीसी का ब्रेकडाउन उसके अंदर होगा, या फिर जो मेनिंजाइटिस मतलब जो स्कल वाले एरिया के अंदर जो इंजरी होने की वजह से जो मेनिंजेस यदि डैमेज हो जाती है तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने का चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। यदि ब्लीडिंग होगी तो उसके अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से टिश्यू डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन होगा वो इस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नोटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द बर्थ इंजरी रिलेटेड टू द हेड वाले पोर्शन के अंदर जो इंजरीज होती है कैपुट सक्सिडेनम या फिर जो सिपेल हेमाटोमा वाली कंडीशन से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया, ठीक है। इसके अलावा जो अदर जो बर्थ इंजरीज होगी उसका जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।